हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम होने वाला है सर्कल या वृत्त। हिंदी में बात करें तो वो 10th एक्सरसाइज है क्लास 10th में मैथ्स की। ठीक है, और इस क्लास को वीडियो बनाने के लिए जो मेरे को सजेशन आया है वो कमेंट में आया है कि आप क्लास 10th में एक्सरसाइज 10th का वीडियो बनाएं। ठीक है, कंप्लीट डिटेल में नहीं था कि क्लास 10th का या 9th का, और होपफुली मैं 10th के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और अगर और कोई भी आपको सजेशन आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं 10th एक्सरसाइज क्या है मैथ्स में, और इसका हम डिटेल में समझते हैं। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमारी एपी चल रही थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये क्लास बीच में आ रही है, तो इसको एक बार कंप्लीट करके फिर वापस हम एपी पे टर्न आउट कर जाएंगे। ओके, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th में वो सर्कल यानी वृत्त पे बेस्ड टॉपिक है ना। मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर्कल, वृत्त, उस पे बेस्ड आज का टॉपिक है। तो आज हम समझते हैं सर्कल या वृत्त क्या होता है। ठीक है, आज का टॉपिक है वो है सर्कल या वृत्त। ओके, सर्कल या वृत्त। वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये एक बेसिक फंडा होता है। क्लास 8th में 9th में आपने पढ़ रखा है। फिर से बता देता हूँ क्या होता है कि अगर कोई भी एक फिक्स पॉइंट होता है, उस पॉइंट के चारों ओर एक फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना। फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जब उन पॉइंट को मिलाते हैं तो एक आकृति बनती है, एक शेप बनती है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, यानी वृत्त बोलते हैं। यानी कोई भी एक बिंदु होता है, उसके चारों ओर नियत दूरी पे स्थित बहुत सारे बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को मिलाते हैं, यानी उन बिंदुओं का एक बिंदु पथ बनाते हैं, तो क्या बनाता है, एक वृत्त बनाता है। क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। सर्कल एक बेसिक फंडा है, हम इसको समझते हैं, हम आकृतियों में देखते भी सर्कल होता है। कि मान के चलो कि जैसे कोई गाय वगैरह रखते हैं, ठीक है, जो कि पालनहार होते हैं, या बकरी या घोड़े को जिसको बांधते, तो वो क्या करते हैं, एक फिक्स खूंटा होता है बीच में, उससे एक फिक्स डिस्टेंस की रस्सी होती है। ऐसा तो है नहीं रस्सी स्ट्रेचेबल है, एक फिक्स डिस्टेंस की होती है, वहां पे वो जो एनिमल होता है वो बंधा हुआ होता है। ठीक है, तो वो जब उसके आगे घूम सकता है तो वो एक फिक्स डिस्टेंस पे घूम सकता है ना। अगर सेंटर को मैं यहाँ पे मानूं तो फिक्स एक डिस्टेंस पे घूम सकता है। उसी डिस्टेंस की जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यानी एक बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है आरबीएससी के लिए बता रहा हूँ, तो वो एक छोटी छोटी चीजों को भी पूछ सकता है कि भाई एक किसी भी जो घोड़े को एक मतलब फिक्स पैग या खूंटे से बांधा गया है, फिर उसके चारों ओर वो जब चलता है तो कैसी आकृति बनती है। यानी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। तो चलो हम एक्सरसाइज 10.1 को समझते हैं। उससे पहले उस पे बेस्ड कुछ चीजों को समझ लेते हैं ताकि डिटेल्डली वो एग्जाम एक्सरसाइज हमें समझ में आ जाए। तो आज हम जो चीजों के बारे में पढ़ेंगे वो है सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर काम में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, देखते हैं वृत्त या सर्कल के अंदर क्या काम में आती है। सर्कल मेरा अच्छा नहीं बनता है हमेशा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, एक सेकंड। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, मान के चलो इसका केंद्र कुछ यहाँ पे है, ओ कुछ यहाँ पे। अब इस वृत्त में कुछ चीजें होंगी, उसको समझते हैं। मान के चलो ये वृत्त का आउटर लेयर है ना, यही होती है वृत्त। ये जो बाहर वाले है ना, ये पूरा आउटर लेयर, ये एक वृत्त का बाहर वाला बिंदु होता है। इसको अंदर से हम प्लेन मारते कुछ भी है ना। कुछ चीजें होती है, आपकी पढ़ी हुई होगी, कुछ चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि अगर इस केंद्र ओ से मैं वृत्त के किसी भी पॉइंट को एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके मिला दूं, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसा भी मेरे को अच्छा लगे, इस पॉइंट से लेके इस वर्थ के बाहर वाले आउटर लेयर को किसी एक पॉइंट से मिला दूं, तो वो जो फिक्स डिस्टेंस आती है हर बार, उसको बोलते हैं रेडियस आर, त्रिज्या आर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? हमने नाम दे दिया उसको रेडियस आर। यानी कि इसके अंदर से वर्थ के किसी भी बिंदुओं को अगर हम एक लाइन से मिलाएं, एक रेखा से मिलाएं, तो क्या बनाता है, त्रिज्या होती है, वो उसको बोलते हैं आर, यानी रेडियस आर। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग कि ये तो हो गया कि केंद्र से वर्त के किसी बिंदु को मैं लाइन मिले। अब दो चीजें होती है कि अगर एक लाइन खींचू जो कि वर्त के किसी 2 पॉइंट या 2 बिंदुओं से होके जाती है ना। एक ऐसी लाइन जो वर्त के किसी 2 बिंदुओं से होके जाती है। ठीक है, एक इसको यहाँ पे मिला दूं, ऐसा समझो, ये लाइन से सारी, ये जो लाइन है इसको मैं नाम देता हूं एम एंड एन। ये जो एम एन लाइन है, ये इस वृत्त को, सर्कल को 2 पॉइंट
पे काट रही है, इन दोनों पॉइंट को नाम देता हूं ए और बी। ए बी पॉइंट पे अगर कोई लाइन काटे किसी भी वर्त में, वर्त के कोई भी दो बिंदुओं को एक रेखा काटे यानी एक लाइन काटे, उन दोनों बिंदुओं को जब वो बीच से वो लाइन मिलाते हैं ना, जैसे ये रेखा काटी है ये, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है ना, स्ट्रेट डिस्टेंस, यानी कि भाई एक रेखा है जो वर्त के किसी दो बिंदुओं को काट रही है, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो काट रही है वही रेखा, वो उस वर्त के अंदर की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड, है ना। चोट मत बोल देना, ये मतलब बहुत प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है, इसको बोलते हैं कोड। जीवा। जीवा क्या होती है फिर से देख लो, अगर कोई वर्त है उसको अगर कोई एक लाइन काट रही है, किसी दो पॉइंट पे वर्त को एक लाइन काट रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोड या जीवा बोलते हैं, बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, ये हो गई जीवा। कुछ फिक्स चीजें भी होती है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। 9th में पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो 10th में हर साल पूछ लेते हैं। अगर बेसिक एमसीक्यूज इस बार आ रहे हैं तो ये पक्का पूछेंगे, चांसेस बनते हैं कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। नहीं, वर्त की ऐसी सबसे बड़ी कौन सी लाइन है जो वर्त के दो पॉइंट से जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं? वो होती है डायमीटर। क्या होती है? डायमीटर या व्यास जिसको बोलते हैं, वो एकदम सेंटर से जाती है ना, वो होता है डायमीटर। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो सबसे बड़ी होगी उस पूरे सर्कल में, क्योंकि डायमीटर एक ऐसा पार्ट होता है सर्कल का जो सबसे लंबी लेंथ की कॉर्ड या जीवा होती है। बाकी जितनी भी आप जीवा ड्रॉ करोगे सेंटर से दूर वाली, वो सब छोटी होगी डायमीटर से, है ना। ये तो हो गया जीवा का कॉन्सेप्ट। यानी कॉर्ड क्या होती है? किसी भी सर्कल में अगर एक लाइन जाती है, अगर वो सर्कल के दो पॉइंट को डिवाइड कर काटती है ना, किसी दो बिंदुओं को काटते हुए कोई रेखा जाती है, तो वो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास, डायमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। एक चीज और ध्यान रखना, आगे क्वेश्चनों में काम भी आता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। रेडियस का दुगना ही क्या होता है? डायमीटर। ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपने पढ़ी भी रखी हैं, और अगर इतने टाइम ध्यान से नहीं पढ़ी तो अब से देख लो, है ना। अब एक चीज यहाँ पे डिटेल में सोचने वाली बात यह है कि ये तो बन गया एक वर्त का जो कॉन्सेप्ट हमें देखना था, वर्त बन गया। अब वर्त के अंदर हमने कोड के बारे में भी समझ लिया कि एक लाइन जाती है, कैसी भी लाइन जाए, अगर वो दो पॉइंट को काटती है तो वो कोड। हमने बात की थी दो पॉइंट की। अब अगर ऐसा एक हम लाइन ले कि जो वर्त के ओनली एक पॉइंट से जाती है, यानी वर्त के ऊपर कोई भी एक पॉइंट में उठा लेता हूँ, ये वाला, इस पॉइंट से अगर एक रेखा जाती है ऐसे ना, एक सीधी नहीं बनी बट ऐसे समझो, इस एक पॉइंट से टच होकर एक रेखा जाती है ऐसे, हमें दिख रही बहुत सारे पॉइंट से, बट मान के चलो कि एक पॉइंट से टच होकर एक रेखा जा रही है, जैसे ये गई। इस रेखा को मैं कुछ भी नाम देता हूं, एम डैश एन डैश दिया। अगर कोई भी सर्कल के एक पॉइंट से एक रेखा टच होके जाती है, टच होके, है ना, उससे काटते हुए जाती है, एक पॉइंट से जा रही है तो काट के तो नहीं जाएगी, वो टच होके जाएगी। उस पॉइंट को तो बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इंग्लिश में बात करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उस रेखा को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको? टेंजेंट या स्पर्श रेखा। यानी वर्त के किसी भी एक बिंदु से अगर कोई एक लाइन काटती है, ठीक है, तो उस लाइन को बोलते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट, इन इंग्लिश हम उसको बोल सकते हैं। यानी किसी भी वर्त के किसी एक बिंदु से जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट। ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ पे कि जिस बिंदु से वो टच होकर जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो, एक चीज और समझने लायक कि वो स्पर्श बिंदु है, वो ये पूरी टेंजेंट है। अगर इस वृत्त में या इस सर्कल में कोई हमें पूछ ले कि भी कितनी स्पर्श रेखा या कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, तो एक वृत्त में, एक सर्कल में हम अनंत यानी इनफाइनाइट टेंजेंट या अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी अलग अलग पॉइंट पे स्पर्श रेखा में कितनी प्रकार की भी खींच सकता हूं, तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई एक बिंदु है, इससे मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु से अब कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हम, है ना। चलो, ये हो गया। एक चीज और कि वर्त के अंदर जीवाएं कितनी खींच सकते हैं? वर्त के अंदर जीवाएं भी अनंत खींच सकते हैं। वर्त के अंदर हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितनी जीवाएं, तो अनंत जीवाएं आप बता सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि वर्त के अंदर
कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, तो वृत्त के अंदर केवल 2 समांतर स्पर्श रेखा होती है। यानी कि हम जानते हैं कि वृत्त का कोई भी अगर एक बिंदु लूं, इसके ठीक सामने वाला केवल एक ही बिंदु मौजूद होगा। ऐसा नहीं कि वृत्त के एक बिंदु के सामने दो दो तीन तीन बिंदु एकदम एक लाइन में होते हैं। अगर एक वृत्त है, सेंटर है, सर्कल है, उसके एक कोई पॉइंट को उठाऊं बाहर वाले, तो उस पॉइंट के सामने केवल ओनली वन पॉइंट ही अवेलेबल रहेगा। यानी एक किसी भी वृत्त में दो ही आमने सामने पॉइंट हो सकते हैं एकदम एग्जैक्ट। तो उन दो पॉइंट से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इससे खींची तो एक मैं इससे खींच सकता हूं, है ना, यहाँ पे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि किसी भी सर्कल, किसी भी वृत्त में केवल 2 पॉइंट से ही पैरेलल या समांतर स्पर्श रेखाएं जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी वृत्त में केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बहुत सिंपल टॉपिक था। हमने ये देखा कि वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, कोड क्या होती है, एक्सेट्रा। तो ये था आपका कि स्पर्श रेखा, वृत्त, कोड क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज 10.1 पे आते हैं, ठीक है। और उससे पहले एक थ्योरम और है, उसको भी देख लेते हैं। एक थ्योरम को देख लेते हैं हम। थ्योरम 10.1, इस थ्योरम 10.1 क्या कहते हैं उसको हम समझ लेते हैं। थ्योरम 10.1 कहती है कि अगर कोई भी एक सर्कल बना रहे हो, कोई भी एक वृत्त बना रहे हो, है ना, है ना, ये मेरे से आकृतियां कभी सही नहीं बनती है, थोड़ा सा एडजस्ट आप कीजिएगा। है ना, मान के चलो एक वृत्त है, उसका केंद्र होगा, सेंटर होगा, कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ही वृत्त में। ओके, अभी वृत्त का सेंटर है। अभी हमने एक बात की थी, वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान के चलता हूं मैं कहीं पे भी एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, जो कि कोई एक पॉइंट पी से होकर जाती है, और उस स्पर्श रेखा कोई भी ना हो, हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची हमने एक वृत्त में, किसी एक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची। तो थ्योरम 10.1 ये कहती है, पर मैं 10.1 ये कहती है कि जब भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर कोई लाइन खींचेंगे, यानी वृत्त के सेंटर से स्पर्श पॉइंट, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पे कोई लाइन खींचते हैं ना, तो वो लाइन हमेशा स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर होती है। यानी मान के चलो एक स्पर्श रेखा है, और वृत्त के केंद्र से अगर कोई लाइन खींचते हैं उस स्पर्श रेखा पे, यानी उस स्पर्श बिंदु पे अगर वृत्त के केंद्र से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है स्पर्श रेखा पर। यानी कि उस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता ही होती है। थ्योरम 10.1, यानी हम इसको बोले समझने के लिए या इसकी थ्योरी देखें तो वो ये होती है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे खींची गई रेखा, यानी स्पर्श बिंदु पे खींची गई रेखा हमेशा लंब होती है। यानी कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पे अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ये थी थ्योरम 10.1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये थ्योरम 10.1 थी, इसका यूज भी करेंगे। अब आ जाओ एक्सरसाइज 10.1 पे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो ना बन जाए, इस वजह से मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद हम वापस इस पे बोर्ड पे चेक करते हैं। तो चलो, इन 1 सेकेंड वी राइट क्वेश्चंस। आ गया, क्वेश्चंस लिख गए हमने। थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलती है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये 10.1 एक्सरसाइज है, क्लास 10th में मैथ्स की, उसका है। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी हाउ मेनी टेंजेंट विल बी पॉसिबल इन ए सर्कल, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी हमने बात की थी एक वृत्त होता है, वो जो हमने बातें की थी उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है। क्या बात की थी कि एक वृत्त होता है ना, उसके अंदर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि वृत्त के अनंत बिंदु होते हैं, और अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। उसका जो आंसर होगा आप ऐसे लिखोगे, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है, अनंत। ये लो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें लिखना ही था, तो आप पूरा लिख देना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं। कितनी, अनंत। देखो अब दूसरे का ये क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी पूर्ति कर दो भाई रिक्त स्थान की। ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो आरबीएससी में इस बार का जो पैटर्न है उसमें ऐसे क्वेश्चन आने हैं, तो आपको वैसा देख के करना है। क्या क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा उसे
डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी मेरे को ये बताओ कि एक वृत्त है, उसकी स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी हमने बात की थी वृत्त को कोई 2 बिंदु या 1 बिंदु पे कोई लाइन काट सकती है। अगर कोई लाइन 2 बिंदु पे काटती है तो वो जीवा होती है, और अगर 1 बिंदु पे काटती है तो वो स्पर्शरेखा होती है। ये पूछ क्या रहा है, स्पर्शरेखा का ही पूछ रहा है, तो कितने बिंदुओं पे काटती है। अब नाम बिंदुओं देख के मत घबरा जाना कि भाई यहाँ पे बिंदुओं आ गया तो एक नहीं होगा, आपको बस एक ही लिखना है, क्योंकि आंसर वही होगा एक। क्या होगा, एक। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी वृत्त की स्पर्शरेखा है उसे अद्वितीय, एक और केवल एक बिंदुओं पे काटती है। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया ये। अगला, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं। एक वृत्त है को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अभी हमने बात की थी 2 बिंदुओं को कौन प्रतिच्छेद करती है, जीवा। इंग्लिश में बात करें तो कॉर्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जीवा। अगला, कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये सारी हमने बातें की है वही है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2। हमने भी बात की थी 2 ही बिंदु सामने होते हैं एक दूसरे के, तब 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं भाई, अभी हमने बात की थी। इंग्लिश में कहें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हिंदी में कहें तो स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। किसी भी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो ये तो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना कि 5 सेमी रेडियस यानी 5 सेमी त्रिज्या है, और क्या है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना हो जाए, 12, और PQ की लंबाई, ये ऑप्शनल है। इस ऑप्शनल को आपको रफ में सॉल्व करना है। ऊपर वाला हमारा हो चुका है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि ये 2 क्वेश्चन हम उस पर कर सकें, है ना। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है, डिटेल में समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शनल में आ जाए तो आपको रफ में ही सॉल्व करना है, ऑप्शनल में तो हम रफ में ही सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट फटाफट के आंसर कैसे निकालें ऐसे क्वेश्चंस का, है ना, पूरा डिटेल में लिखना नहीं होता, रफ में सॉल्व करें तब। तो देखो अब हमें क्या करना है, क्या करना है, देखो ध्यान से। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, है ना। क्या है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है, 12। और ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ चीजें दे रखी, 5 और 12, इसी का काम मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें एक वर्त बनाना पड़ेगा, तो मैं एक वर्त ड्रॉ करता हूँ। रफ में काम करना है तो आप कैसा भी वर्त बना सकते हैं रफली, तो मैं एक वर्त ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे से जैसा बनता है ना। इस बार थोड़ा ठीक बना है। इसका केंद्र ले लेता हूं मैं ओ। रफ में सॉल्व करना है फटाफट क्वेश्चन, सारी चीजें ध्यान में रखनी, रफ में सॉल्व करना है, रफ में तो फटाफट ही करना है। अब आपको इसको सेंटीमीटर क्या दे रखी, त्रिज्या, तो सबसे पहले त्रिज्या ड्रॉ करेंगे, उसकी वैल्यू भी लिख लेंगे। मैंने त्रिज्या ड्रॉ कर ली और वैल्यू लिख ली 5 सेमी। कितनी लिख ली, 5 सेमी। त्रिज्या ड्रॉ कर ली, क्या लिख ली, 5 सेमी, ये रहा 5 सेमी। नेक्स्ट का कि एक वर्त है 5 सेमी रेडियस वाला, उसका सेंटर हमने ओ माना, उन्होंने दिया नहीं था। कहा कि वर्त के बिंदु P पर, यानी वर्त का कोई बिंदु P है, उस पर एक क्या है, स्पर्श रेखा है। P बिंदु पे स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु क्या दे दिया, P, तो हम इस पॉइंट को क्या मानेंगे, P, और इस पर एक स्पर्श रेखा है, ऐसी मान ली मैंने। इधर भी बढ़ेगी, हम इतना इसको मानते हैं। P बिंदु पर स्पर्श रेखा है, उसका नाम क्या है, PQ, तो ये तो बिंदु हो गया P, इसको मैं मान लेता हूँ Q। क्या मान लिया मैंने, Q, तो ये स्पर्श रेखा होगी PQ इस बिंदु पे, है ना। अब एक थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैंने ऐसी लाइन सीधी क्यों खींची। अभी हमने प्रमेय 10.1 देखा था, थ्योरम 10.1 देखी थी ना, उसमें हमने क्या कहा था कि अगर केंद्र से कोई रेखा खींचते हैं स्पर्श रेखा पे, तो वो हमेशा क्या बनाती है, लंब, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है रफ में सॉल्व करने के लिए। कितना 90, इसलिए मैंने इस प्रकार से लाइन खींची ताकि समझ में आ जाए। फिर क्या कहा कि O से जाने वाली रेखा से, O से जाने वाली रेखा, यानी इस O से कोई रेखा जा रही है, से बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है, यानी वो Q पर, यानी O से कोई रेखा जा रही है, वो किस पे मिल रही है, Q पे। किस पे मिल रही है, Q पे। तो मैं O से एक रेखा खींचता हूँ, वो Q पे मिलेगी। ठीक है, इसको Q को आगे मान लेते थोड़ा सा। ये लो, O से कोई रेखा जा रही है, वो किस पे मिल रही है, Q पे। इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ की डिस्टेंस कितनी हो जाए, 12। यानी O से Q पे रेखा जा रही थी, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाए, 12 सेंटीमीटर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ, यानी हमें PQ निकालना है। ध्यान से देखो, एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा,
एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें एक एंगल कितना है 90, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब जो समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेगी। समकोण त्रिभुज में पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कोई सूत्र लगता है कि हाँ लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये कौन है, मैं इसको परपेंडिकुलर मानूं चाहे इसको मानूं, मेरे को कोई फर्क नहीं। मैं मानता हूं ये परपेंडिकुलर लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है आपको, ये देखो 12। आधार स्क्वायर कितना है ये मान लो, ये हमें निकालना है PQ, प्लस लंब स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। हमें PQ तो निकालना है, रफ का काम करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। PQ स्क्वायर हमें पता नहीं है, प्लस 5 का स्क्वायर 25। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है PQ स्क्वायर की। मैं एक बार इसको वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या बना 144 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 25। हमें वैल्यू निकालनी है PQ स्क्वायर की, 25 को उधर भेज देंगे तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 144 में से 25 जाता कितना आता है 119, कितना बचता है 119। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू आया PQ स्क्वायर। हमें तो PQ की वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो वैल्यू क्या है अंडर रूट 119। अब अंडर रूट 119 सोल्व होता नहीं है तो ये किस क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं, A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, C इज करेक्ट, D इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी कैसे हुआ हमने निकाल के देखा इस फॉर्मूला से कि भाई 119 अंडर रूट में आ रहा है और ये क्या होगा इसका ऑप्शन है। नहीं, आपको रफली काम करना है सारा, है ना। ऐसा नहीं कि आप डिटेल में करने लग जाओ, लिखने लग जाओ। आपको फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करना है और जल्द से जल्द सोल्व करना है ताकि आपको ये भी समझ में आए कि चीजें कैसे वर्क करती है, कौन सा प्रमेय यूज आ रहा है ना। तब तक हम इस चीज को समझेंगे ना, तभी हमें कुछ चीजें दिमाग में बैठेगी, हमें कुछ चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका वो देख लो कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। देखो ये वैसे रचना का भी सवाल है, वैसे नहीं भी है। अगर आप इसको नहीं मानो तो नहीं, ऐसा सवाल आना नहीं है, 100% नहीं आना है। बाई चांस आ जाए तो हम समझ लेते हैं क्या करना है। हमेशा कहा कि वर्त है उसको खींचना, तो सबसे पहले एक वर्त बना ही लेते हैं। वर्त अगला बोल रहा है, ये मैंने एक वर्त मान लिया। ठीक है, एक वर्त खींच लिया हमने। अब इन्होंने कुछ कहा है, इन्होंने कहा एक वर्त खींचिए, वर्त खींच लिया, उसका मैंने केंद्र भी मान लिया ओ। अब इन्होंने कहा एक कोई दी हुई रेखा है, कहीं पे भी दी हुई रेखा है, तो हमने मान लिया वर्त के अंदर कोई एक ऐसी रेखा दे दी हमें, ऐसे टेढ़ी मान ली थोड़ी सी ना, एकदम सीधी तो मानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको लगेगा कि हम चीजों को बस रट के जा रहे हैं, रटना नहीं, कैसी भी रेखा खींचो। कहा एक रेखा खींचिए वर्त में और वो दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। यानी अब हमें थोड़ा काम कर लेता हूं मैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं कि अगर आपको ऐसा थोड़ा हार्ड लगे तो हम क्या कर लेते हैं, इस O केंद्र से एक रेखा खींचते हैं, वो क्या हो जाएगी उसका डायमीटर, व्यास। व्यास ही खींच लेते हैं वर्त का, झंझट मिट जाएगा। इसको मान लेते P, इसको मान लेते Q। PQ एक रेखा है जो केंद्र से जा रही है, नहीं वो व्यास है POQ। और अब इसी रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचनी है, एक तो छेदक और एक क्या हो स्पर्श। ये रचना वाला सवाल भी है, अगर रचना वाले से आप करना चाहते हो तो हम जब कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तब मैं आपको बता दूंगा, और ऐसा बेसिक आना नहीं है। बट अगर आपको डायरेक्ट समझना है कि करना क्या चाह रहे हो तो वो भी बता देता हूँ, है ना। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे रचना कर पाना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक परपेंडिकुलर चीज पे चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, अगर हम ऐसे रचना करेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना, समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं एक अलग पेज पे इस टाइप के जो वीडियो होंगे उनके आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बट एक बार इसको समझते हैं क्या दे रखा है। POQ एक ऐसा वर्त है, अब इसके समांतर दो रेखाएं खींचनी। कितनी रेखाएं खींचनी है, दो ऐसी रेखाएं खींचनी जो एक छेदक रेखा और एक क्या हो स्पर्श रेखा। तो इसके समांतर खींचनी है, समांतर एक छेदक रेखा खींचनी है, तो मैं एकदम क्या करूंगा स्केल लगाऊंगा यहाँ पे और एक ऐसी लाइन खींच दूंगा, है ना। ये तो होगी समांतर छेदक रेखा, इसको नाम देता हूं MN। दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समांतर खींचनी है। वैसे रचना करके खींचनी है, बट आप मान के चलोगे ऐसे खींच रहे हो। तो मैंने POQ लिया, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींची, और सॉरी स्पर्श रेखा क्या छेदक रेखा, और एक हमें क्या खींचनी है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें कुछ नहीं करना, पहले इसको यहाँ पे ऐसी लाइन खींचेंगे जो इससे 90 बनानी हो, बस कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक समझाने के लिए कैसे लाइन खींच देंगे ना, समझाने के लिए। ये होगी इसकी स्पर्श रेखा, इसको नाम देंगे
बी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम देंगे सी। ठीक है, ये हो गया एक कोई भी रेखा हो उसके समांतर एक स्पर्श रेखा भी खींच दी, रेखा खींच दी, छेदक रेखा। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन एक बेसिक है, इसलिए बस समझाया जा रहा है आपको, इसीलिए दिया है क्वेश्चन ताकि आपको छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में मतलब समझ में आ जाए, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने फर्स्ट किया, सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, उससे पहले डिटेल में भी हमने समझा सर्कल क्या होता है, वर्त क्या होता है ना। और थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं गई है, थोड़ी बहुत गई है तो पता नहीं है। और एक चीज़ और कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, और जब भी एमसीक्यू आता है, फिल इन द ब्लैंक आता है, तो उसको डिटेल में नहीं करना है, रफ में भी करो तो शॉर्ट में करो, है ना। ऐसा हम थोड़ी लिखेंगे त्रिभुज ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, हमें तो शॉर्ट में करना है, यानी स्मार्ट वर्क ज़्यादा करो। मैंने यहाँ पे पूरा लिख के दिखाया, नहीं तो मैं एक स्टेप में आंसर निकालता, ताकि फिर वो आपको समझ में कम आता, आपको भी तो समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो इसी के साथ, अगर आपको ये क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये एक डिमांडेबल वीडियो था, उस वजह से मैंने ये बनाया है ना। और आपको और भी कोई डाउट्स हो जो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा आपके टाइमली, तो आप मेरे से आप आराम से पूछ सकते हैं, और आप जरूर कीजिए कमेंट, ताकि मेरे को भी थोड़ी अप्रिशिएशन मिले कि हाँ कोई स्टूडेंट है जिसको नीड है ना। तो इसी के साथ मैं नीरज इस वीडियो को करता हूँ कंप्लीट, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।